हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। तो वापस आ चुके हैं एक और वीडियो लेकर, जो कि 12th क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर, जो कि एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जिसमें सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन को कवर किया गया था। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। बट इस वाले वीडियो में हम सॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और अगर आपके सॉल्यूशन में कोई भी डाउट आता है, सॉल्यूशन चैप्टर यानी केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है हमारा, इसमें कोई भी डाउट अगर आपको आएगा, ठीक है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स है ना, उसमें बताइएगा आप। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपके जो भी डाउट होंगे, आपको डाउट आने नहीं दूंगा, ठीक है। पूरा एकदम डिटेल्स में कवर करेंगे, ठीक है। जो भी टॉपिक आज हम कवर करेंगे, वन वीडियो में ही हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके, और कोई भी डाउट नहीं आने देंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें। सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, करें स्टार्ट। ओके, तो जहाँ तक कि पहला जो है हमारा वीडियो जो है कवर हो चुका है, जिसमें सॉल्यूशन के पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन कराया गया था। और इस वाले वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम करने वाले हैं सबसे पहले कंसंट्रेशन क्या होता है। बोर्ड पे दिख रहा है आप लोगों को, कंसंट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज कंसंट्रेशन, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि ये कंसंट्रेशन होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। मान लो कि एक गिलास पानी है हमारे पास, ठीक है। गिलास में पानी से याद आएगा थोड़ा पानी पी लिया जाए। हो सकता है लंबी वीडियो हो जाए तो पानी पीना जरूरी है, आप भी पी लो, ठीक है। तो कंसंट्रेशन से याद आया, जैसे कि हमारा वाटर है, ठीक है, ग्लास ऑफ बॉटल ऑफ वाटर। तो इस पानी में ये प्योर वाटर है, इसमें कुछ भी मैंने मिला नहीं रखा। लेकिन अगर इसी पानी में मैं नमक मिला दूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा नमक मिलाऊंगा तो थोड़ा नमकीन लगेगा, है ना। लेकिन और ज़्यादा मिला दूँ नमक, और ज़्यादा मिला दूँ नमक, और ज़्यादा मिला दूँ नमक, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पानी पिया भी नहीं जाएगा मेरे से, है ना। क्योंकि उसका इस पानी में, यानी पानी क्या है, एक सॉल्वेंट है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, तो ऑलरेडी इस पे एक वीडियो आ चुकी है जो फर्स्ट पार्ट में हमने कवर कर रखा है, जिसमें इंट्रोडक्शन था, जिसमें सॉल्यूशन के सारे बेसिक चीज़ हमने बता रखा है उसमें, ठीक है। तो नॉर्मली समझते हैं ये वाटर है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। इसमें भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ वाटर ही है। अगर मैं इसमें चीनी मिला दूँ, अगर इसमें मैं नमक मिला दूँ, अगर मैं इसमें लेमन जूस मिला दूँ, तो क्या होगा, इसका टेस्ट बदलेगा, क्योंकि वो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे। जितना ज़्यादा इसमें सॉल्यूट मिलेगा, इसका कंसंट्रेशन उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का मेनली बेसिक सा मतलब ये होता है कि किसी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मान लो चीनी पानी का घोल है, तो उस पानी में कितना चीनी प्रेजेंट है, वो उसका कंसंट्रेशन होगा। अगर किसी पानी में नमक मिलाया गया है, तो उस पानी में कितना नमक मिला हुआ है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, एक सॉल्यूट है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट या फिर गिवन सॉल्यूशन, जो भी हो सकता है। किसी सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, उसी को हम उसका कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो कंसंट्रेशन आ रहा है समझ में, ठीक है। अभी इस पर क्वेश्चंस भी आएंगे तो और ज़्यादा डिटेल्स में समझ में आएगा। फिलहाल आपको ये समझना है कंसंट्रेशन क्या होता है। तो कंसंट्रेशन होता है किसी सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, तो वैसे सब्सटेंस जो डिजॉल्व होते हैं किसमें, सॉल्वेंट में। जैसे पानी में अगर चीनी डिजॉल्व हो रहा है, तो चीनी क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो बात करते हैं कंसंट्रेशन की। तो आपको दिख रहा होगा कि ये ग्लास है, बीकर है। इस बीकर में जो है NaCl है, NaCl मतलब नमक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जा रे बाबा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि NaCl है, ये कौन सा Cl है, नकल 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 नकल, ये है NaCl। कौन सा Cl है, NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, यानी कि नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा का पूरा सॉल्ट सॉल्यूशन ही है, पूरा का पूरा सॉल्ट सॉल्यूशन ही है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, पूरा का पूरा सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसमें नमक ज़्यादा है। बट यही अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इस वाले में सिर्फ 10 ग्राम क्या है, NaCl है। इस वाले में सिर्फ 10 ग्राम क्या है, NaCl है। ये NaCl है, NaCl नमक है। अब बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा नमक का सॉल्यूशन है, पूरा का पूरा जो है क्या है, इसमें सॉल्ट है, और इसमें सिर्फ 10 ग्राम सॉल्ट है।
तो कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑब्वियसली किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें सॉल्ट का यानी कि सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो जिस भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा होता है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जिस भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा? कम होगा, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। तो किसी नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका एक, अब इस कंसंट्रेशन में दो टाइप आ जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट है या वो कंसंट्रेटेड है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे जब न्यूमेरिकल आप करेंगे, तो उसमें बहुत सारे आपको जो है ना बार बार ये परेशान करेगा कि डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है। तो डाइल्यूट में और कंसंट्रेट, ठीक है, डाइल्यूट में, डाइल्यूट सॉल्यूशन में और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? किसमें? डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। पहला डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, तो समझते हैं। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब होता है कि किसी सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने नमक पानी लिया, उसमें पानी ज़्यादा है, नमक कम है, ठीक है। HCl ले लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया या सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। अब सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने क्या किया कि 10 ग्राम या फिर 100 ग्राम H2SO4 में, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने 500 ग्राम, ठीक है, क्या मिला दिया? वाटर मिला दिया। 500 ml मिला दिया, 100 ml किसमें? H2SO4 में मैंने अगर 500 ml क्या मिला दिया? वाटर मिला दिया, तो क्या बन जाएगा? डाइल्यूट बन जाएगा। लेकिन वही अगर 900 ml क्या है? H2SO4 है, उसमें हमने सिर्फ 100 ml, ठीक है, वाटर मिला दिया या फिर वो भी नहीं मिलाया, तो क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन का। तो अ सॉल्यूशन in which solid is present in very small quantity, ठीक है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है कम अमाउंट में, यानी कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसी को हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा हो, सॉल्यूट कम हो, उसे क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन? अब इसमें क्या होगा? अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है ना बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आ रहा है समझ में? डाइल्यूट किसे कहेंगे? जिसमें सॉल्यूट क्या हो? कम हो, सॉल्वेंट क्या हो? ज़्यादा हो। और कंसंट्रेटेड किसे कहेंगे? जिसमें सॉल्यूट जो है ज़्यादा हो, सॉल्वेंट क्या हो? कम हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड कहेंगे, ठीक है। जैसे बताया था ना, एसिड ले लिया हमने, तेजाब ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, उसमें 900 ml क्या ले लिया हमने? H2SO4, और उसमें हमने 100 ग्राम या फिर 100 ml क्या मिला दिया? वाटर मिला दिया, तो क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड, ठीक है। और इसी का अपोजिट कर दो तो क्या बजाएगा? क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। सिंपल सा याद रखना है, जिसमें पानी ज़्यादा हो, वाटर ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट। और जिसमें पानी कम हो, सॉल्यूट ज़्यादा हो, उसे क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड कहेंगे, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? बात करने वाले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नोन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमें पता हो कि उसका कितना कंसंट्रेशन है, उसमें कितना सॉल्यूट है, उसी को हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हमें नोन हो, हमें पता हो
कि कितना कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का या कितना सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसी को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। गॉट इट? हाँ, कैसे कहेंगे? जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट हमें क्या हो, नो हमें पता हो अच्छी तरह से कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके अंदर। नेक्स्ट 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 बात करते हैं विच वे इज बेटर टू डिस्क्राइब द सॉल्यूशन इफ द ऑप्शन आर गिवन। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, हम सॉल्यूशन को बेटर किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्वालिटेटिव से या फिर क्वांटिटेटिव से। ठीक है, देखो सॉल्यूशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है अगर बेटर वे की बात करें तो क्वांटिटेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव में नंबर्स की बात करते हैं कि उसमें कितने नंबर्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है या कितना जो है उसमें किसी सॉल्यूट में या सॉरी किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसके नंबर्स की बात कर रहे हैं, उसके पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो ये बेटर वे होता है सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करने का, इसीलिए इसका जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव वे। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिवली। ठीक है बच्चों, ओके नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या इस वीडियो में हम मेन क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं केमिस्ट्री में, है ना। क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो इसमें हम कवर करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। इसके अलावा भी और भी आएंगे जैसे हेनरी लॉ, रॉल्ड्स लॉ, बट फिलहाल हम न्यूमेरिकली बात करें, न्यूमेरिकली क्या क्या कवर करने वाले हम लोग जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। पहला है मास परसेंटेज, दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा है पीपीएम जिसको पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। अगला है मोल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलिटी भी इंपॉर्टेंट है एंड फॉर्मेलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें कि आपको न्यूमेरिकली प्रिपेयर किया जाएगा। इससे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी सिखाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत बनते हैं यहाँ से, और चाहे आपके जेई हो या नीट हो या फिर बोर्ड एग्जाम्स हो, हर जगह इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको हम बड़ी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे ताकि हम उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि सबसे पहले कि मास परसेंटेज क्या होता है। क्या होता है मास परसेंटेज? ठीक है, देखते हैं मास परसेंटेज, मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज। मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज को हम एक ही साथ कवर करेंगे, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है। एक में हम मास की बात करते हैं, एक में हम वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, जिसको वेट बाई वेट परसेंटेज भी कहते हैं, वेट बाई डब्ल्यू परसेंटेज भी कहते हैं। होता क्या है, the amount of solute in gram, the amount of solute in gram, the amount of solute in gram, the amount of solute in gram present in 100 gram of solution is called mass percentage। ठीक है, मतलब सॉल्यूट, जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उसका अमाउंट, ठीक है, उसका अमाउंट अपॉन में सॉल्यूशन का अमाउंट, टोटल सॉल्यूशन है उसका अमाउंट, यानी कि ग्राम में, इनका जो रेशियो कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं, मास परसेंटेज कहते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट अगर हमें निकालना है, यानी कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट का हमें निकालना है, तो क्या कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन का मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू का 100। वैसे अगर हमें सॉल्वेंट का निकालना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू का 100। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नीचे सॉल्यूशन रहेगा, ऊपर आप सॉल्यूट जो भी कंपोनेंट आप निकालना चाहते हो, यानी कि सॉल्यूट निकालना चाहते हो तो ऊपर सॉल्यूट का रखेंगे, अगर सॉल्वेंट का निकालना चाहते हो तो ऊपर हम सॉल्वेंट का रखेंगे मास। ठीक है, तो मास अपॉन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये फिक्स रहेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन का ही आएगा, नीचे सॉल्यूशन ही रखने वाले हैं। इनटू 100 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज आ जाएगा। समझ में आया, मास परसेंटेज मतलब कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है इन ग्राम की अगर बात करें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, मास परसेंटेज कहते हैं। आ रहा है क्या रे बाबा तुम लोगों को समझ में? हाँ, मास परसेंटेज किसे कहेंगे, किसे कहेंगे रे बाबा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में
कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को क्या कहते हैं, मास परसेंटेज कहते हैं। फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन का मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू का 100। ठीक है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय 35% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये बड़ी बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तो बहुत ही बेसिक, अभी हायर लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे आपके पास, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि जो हमारे कुछ बहुत अच्छे बच्चे होते हैं और कुछ वीक बच्चे भी होते हैं, उनका भी ध्यान रखना है हमें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करना है, ध्यान से समझना है आराम से। व्हाट डू यू मीन बाई 35% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है रे बाबा। तो ग्लूकोज नहीं पता, कमेंट में बताओ ना। चलो मैं बता देता हूँ, कितनी पढ़ाई करते हो मुझे पता है। ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। 6 कार्बन होता है, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ही ऑक्सीजन होते हैं, तभी मिलके बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज वही है जिससे तुम्हें एनर्जी मिलता है, इसके बिना तुम जीवित नहीं रहोगे रे बाबा। तो व्हाट डू मीन बाई 35% ऑफ ग्लूकोज। तो बात करते हैं 35% ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंट तो यही कहता है ना कि जितना भी अमाउंट है सॉल्यूट का किस में घुलेगा, वो 100 ग्राम में घुलेगा। ठीक है, 100 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो उसमें 35% का मतलब क्या है, इसका 35% का मतलब क्या है कि जो 100 ग्राम सॉल्यूशन है उसका 35% क्या है, ग्लूकोज है। तो वही बात करते हैं, तो 35% ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन टोटल कितना हो गया 100। अगर 35 बोला है, 25 बोलता तो कितना होता, 25 ग्राम होता। अगर 32 बोलता तो कितना होता, 32 ग्राम होता। यहाँ पे कितना बोला है इसने, 35 बोला है, यानी कि 35 ग्लूकोज हो जाएगा। यानी कि ये जो ग्लूकोज है कितना हो जाएगा, 35 ग्राम, और टोटल सॉल्यूशन कितने का होगा, 100 ग्राम का। क्योंकि मास परसेंटेज का फॉर्मूला ही यही होता है, डेफिनेशन यही होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉलिड प्रेजेंट होता है उसी को मास परसेंटेज कहते हैं। ठीक है भाई, तो आपने दिया है 35%, तो 35% ही तो ग्लूकोज होगा, यानी कि 35 ग्राम होगा। 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो 100 ग्राम का मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बताओ 100 ग्राम का कितना होता है 35%, 35। तो 35 क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, 100 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी कि ग्लूकोज की बात करें, वेट ऑफ ग्लूकोज या मास ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो 35 ग्राम होगा, और वेट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो 100 ग्राम होगा। अब हमें निकालना क्या है, अगर हम निकालें वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस का सॉल्यूट, वेट ऑफ। अब जैसे मान लो कि 80 ग्राम क्या है हमारे पास, एक सॉल्यूशन है 80 ग्राम का, उसमें से 20 ग्राम हमारे पास चीनी है, तो बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, सिंपल। तो अगर टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम का, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 35 ग्राम। इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि अगर हम बात करें सॉल्वेंट की, हमें पता नहीं है सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, तो सॉल्वेंट की बात करें तो कितना हो जाएगा 65 ग्राम। अगर 35 क्या हो गया, उसमें ग्लूकोज हो गया, तो 65 क्या हो जाएगा, उसमें सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय 35% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि 65 क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्वेंट हो जाएगा, 35 क्या हो जाएगा, 35 क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। यही बताना था कि 35% ग्लूकोज का मतलब क्या है, कि 35 ग्राम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, और बाकी बचा हुआ 65 क्या हो जाएगा, उसका सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा क्या रे बाबा, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। हाँ, इस क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कहते हैं इसको, इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ध्यान समझना, बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है। तो बेंजीन दे रखा है 22 ग्राम,
बेंजीन कितना दे रखा है 22 ग्राम 22 ग्राम, और कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 कितना दे रखा है, वो दे रखा है 122 ग्राम यानी कि 122 ग्राम। तो अभी मैंने बताया था यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करना है। सॉल्यूट पता होना चाहिए, सॉल्वेंट पता होना चाहिए। तो सॉल्यूट है हमारे पास 22 ग्राम और सॉल्वेंट कितना है 122 ग्राम, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। दोनों क्या मिलाएंगे तो क्या बनेगा सॉल्यूशन बनेगा। यानी कि अगर बात करें मास ऑफ सॉल्यूट की, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि बेंजीन की बात करें रे बाबा, तो कितना हो जाएगा 22 ग्राम। ये तो दिया हुआ है ना, गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है भाई, क्वेश्चन में। मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करें CCl4, ठीक है, CCl4 में ही मिक्स होगा क्या बेंजीन। तो जो एक और डेफिनेशन होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट का, जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है सॉल्वेंट होता है। यानी कि बेंजीन की बात करें तो 22 ग्राम हो जाएगा और सॉल्वेंट की बात करें तो 122 ग्राम हो जाएगा। अगर दोनों को ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा रे बाबा सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो 22 प्लस 122 कितना हो जाएगा 144 ग्राम, ठीक है 144 ग्राम यानी कि 144 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें निकालना है यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, यानी कि सॉल्यूट का मास परसेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रखेंगे और सॉल्यूशन को क्या रखेंगे नीचे रखेंगे, इनटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। सॉल्यूट कितना हो जाएगा 22, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 122, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 144, 144 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने मास परसेंटेज निकाला, ठीक है, कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास 22 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 22 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 144 ग्राम है, इनटू का 100 किया हमने, इसको सॉल्व किया 55.28% आ जाएगा, ठीक है। सिंपली क्या करना है 22 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, अपॉन का 144, मैथ वाले बच्चे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट डिवाइड करो और फटाफट निकालो, इतना ही आएगा 15.25% आंसर आएगा। अब हमें निकालना है कि मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। अब देखो टोटल सॉल्यूशन कितना है 100% है, सिंपल निकालने का तरीका। या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हमें मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू का 100 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, ऊपर 122 नीचे 144 इनटू का 100 कर देंगे तब भी आ जाएगा। या नॉर्मली समझो, अगर हमारे पास 100 ग्राम 100% है, टोटल 100%, 100 ग्राम क्या है हमारे पास 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, उसमें से 15.28% क्या हो जाता है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यानी कि मास परसेंट उसका, सॉरी। तो उसका अगर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे, सिंपल। तो अगर हमारे पास 100 है 100% है टोटल, उसमें से 15.28 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 84.72%, जो कि क्या होगा क्या होगा मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, यानी कि मास परसेंट ऑफ टेट्राक्लोराइड होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आ रहा है समझ में। सिंपल क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट पता होना चाहिए, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज। अभी हमने निकाला क्या है मास परसेंटेज। तो मास परसेंट में क्या था कि मास अपॉन मास, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन, या मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूशन। नीचे सॉल्यूशन आएगा लेकिन किस टर्म में, उसके मास के टर्म में, वेट के टर्म में। लेकिन वॉल्यूम परसेंट में देखो डेफिनेशन में ही इसका, सॉरी टॉपिक में ही, यानी कि इसका नाम जो है उसमें ही इसका डेफिनेशन है, वॉल्यूम परसेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ वॉल्यूम की बात करेंगे। वहाँ पे क्या था मास परसेंट था, तो ऊपर भी मास नीचे भी मास, ऊपर भी मास नीचे भी मास, यहाँ पे ऊपर वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। तो देखो डेफिनेशन की बात करें तो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कहाँ चला गया ये, ठीक है गड़बड़ हो गया, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो होना चाहिए किस में होना चाहिए ml, जैसे वहाँ पे ग्राम में था, यहाँ पे क्या है ml में, क्योंकि ml क्या है वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है,
वॉल्यूम को हम किस में निकालते हैं, ml में निकालते हैं, लीटर में निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन वहाँ पे 100 ग्राम था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 ml हो जाएगा। वहाँ पे क्या था 100 ग्राम, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 ml हो जाएगा। ऑफ सॉल्यूशन इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अगर हम बात करें वॉल्यूम परसेंटेज की तो क्या करना है, हमें ऊपर रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू 100 कर देंगे। अगर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू का 100। सेम ही है, मास परसेंटेज के ही तरह है। ठीक है, मास परसेंटेज में मास अपॉन मास, यहाँ पे वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, सबसे पहले बात करते हैं, कैन यू टेल व्हाट 10% एथेनॉल मीन्स। ठीक है, वॉल्यूम के परसेंटेज में बात करें, क्योंकि एथेनॉल क्या है, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। इसका मतलब क्या है, एथेनॉल का मतलब क्या है, कैन यू टेल व्हाट 100% एथेनॉल मीन्स। 100% एथेनॉल, जैसे मान लो बियर 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 हो गया, दारू हो गया, टकीला हो गया, सब में अलग अलग अमाउंट ऑफ एल्कोहल पाए जाते हैं। किसी में 10%, किसी में 5%, किसी में 20%, किसी में 30%। बताओ जरा कौन से ब्रांड में सबसे ज़्यादा अल्कोहल पाया जाता है, कमेंट में बताना मेरे को, है ना। फिलहाल बात करते हैं टॉपिक की, एथेनॉल की बात कर रहे हैं कि 10% एथेनॉल का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम परसेंट से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है कि 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें 10 ml क्या प्रेजेंट है, एथेनॉल प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब यही होगा। ठीक है, कि जो भी सॉल्यूशन है हमारे पास वो 100 ml का होगा, उस 100 ml में 10 ml क्या है, एथेनॉल। तो इसको क्या कहेंगे, 100% एथेनॉल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 10 ml ऑफ एथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। कोई भी एक्वस सॉल्यूशन होगा उसमें 10 क्या होगा, 10% क्या है, एथेनॉल है, यानी कि 10 ml क्या है, एथेनॉल है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंट ऑफ 100% ऑफ इथाइल अल्कोहल इन अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर। यानी कि एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, पानी है और वाटर है, पानी और वाटर सॉरी, पानी है यानी कि वाटर है एंड एथेनॉल है, दोनों मिक्स हुआ पड़ा है। दो यार जो है बैठ के पैक बना रहे हैं, एक बोल रहा है कि भाई मुझे नीट नहीं पीना, मुझे पानी मिला के दे उसमें, है ना। पानी में एथेनॉल मिला रहे हैं, एथेनॉल में पानी मिला रहे हैं, ऐसा कुछ चक्कर है। यानी कि उस टोटल जो सॉल्यूशन है होएगा पानी के साथ, उसमें 10% क्या होगा, अल्कोहल होगा, और बाकी सारा 90% क्या होगा, पानी होगा। अभी नया नया होगा ना, है ना, ज़्यादा नहीं पी पा रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंट ऑफ 10% ऑफ एथाइल अल्कोहल इन सॉल्यूशन ऑफ वाटर। वाटर के सॉल्यूशन के साथ, यानी कि वाटर और एथेनॉल का जो सॉल्यूशन है उसमें 10% इथाइल अल्कोहल है, तो उसका वॉल्यूम परसेंट निकालें। तो हमें पता है कि नंबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो हो जाएगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की, वो हो जाएगा 10 ml, क्योंकि 10% बोल रहा है। तो 100 में से अगर 10% की बात करें तो कितना हो जाएगा, 10 ml। ठीक है, तो 10 ml क्या है हमारे पास, एथेनॉल है, यानी कि सॉल्यूट है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस का वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जो टोटल होगा उसमें से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, सॉल्वेंट आ जाएगा। तो हमारे पास 100 तो सॉल्यूशन है 100 ml का, उसमें से 10 को माइनस कर देंगे, 90 ml क्या हो जाएगा, उसमें सॉल्यूट हो जाएगा, सॉरी सॉल्वेंट हो जाएगा, पानी हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। यानी कि 90 ml क्या है, वाटर, 10 ml क्या है, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब हम लगा देंगे यहाँ पे वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो वॉल्यूम ऑफ परसेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू का 100। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 100 ml तो सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूट कितना हो जाएगा 10 में, और 100 से 100 कटेगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 10, यानी कि वॉल्यूम परसेंट कितना हो गया 10%। किसका, इथाइल अल्कोहल का। वही अगर हम बात करें सॉल्वेंट की, अगर बात करें कि सॉल्वेंट का परसेंटेज निकालो। ठीक है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ वाटर, ये तो हमारा इथाइल अल्कोहल का आ गया 10% जो कि दिया हुआ था,
तो अगर हम बात करें वाटर का तो कितना का रखेंगे ऊपर 90, क्योंकि अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90 ml, नीचे रखेंगे 100 ml इंटू का 100, ये कट के कितना हो जाएगा 90%, यानी कि वाटर की बात करें तो कितना हो जाएगा 90%, लेकिन अगर एथाइल अल्कोहल की बात करें, सॉल्यूट की बात करें तो कितना हो जाएगा 10% बाई वॉल्यूम। अगला नेक्स्ट देखते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज एंड पार्ट्स पर मिलियन ppm। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, अभी जो हमने पढ़ा मास परसेंटेज, दूसरा पढ़ा हमने वॉल्यूम परसेंटेज। मास वाले में ऊपर भी मास नीचे भी मास, वॉल्यूम वाले में ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। लेकिन मास बाई वॉल्यूम परसेंट देखो जो नाम है उसमें ही इसका डेफिनेशन है, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। ठीक है, मास और वॉल्यूम के टर्म में अगर हम कोई परसेंटेज निकालेंगे तो उसे क्या कहेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे। कैसे कैसे निकालेंगे, क्या होता है डेफिनेशन, तो लो बात करते हैं। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। लो वहाँ पे मास बट्टे मास था, मास अपॉन मास था, दूसरे वाले में वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम था, और इसमें क्या है ऊपर रखेंगे मास नीचे रखेंगे वॉल्यूम। यानी कि सॉल्यूट जो होना चाहिए वो ग्राम में होना चाहिए, और नीचे जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो किस में होना चाहिए वॉल्यूम में उसका, यानी कि ml में होना चाहिए, मिलीलीटर में होना चाहिए। समझ में आ रहा है, वो तभी तो नाम है क्या मास बाई वॉल्यूम। मास ऊपर यानी कि सॉल्यूट मास में, और वॉल्यूम यानी कि सॉल्यूशन किस में होना चाहिए वॉल्यूम यानी कि ml में होना चाहिए। तो द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किसी यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में जितना ग्राम मास ऑफ, देखो ग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, जितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को क्या कहेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में होगा, नीचे रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि ml में होगा, मिलीलीटर में होगा, इनटू का 100 कर देंगे। वही है सेम चीज़, बस ऊपर रखना है मास ग्राम में, नीचे रखना है वॉल्यूम मिलीलीटर में। ठीक है बच्चों, बताओ ना भाई, बताओ। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें आ गया व्हाट इज मीन्ड बाई 100% W/V, यानी कि वेट बाई वॉल्यूम। वही मतलब है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। अगर 10% क्या है, अगर वॉल्यूम परसेंट है, इसका मतलब क्या है कि 10 ml सॉल्यूट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे क्या है 10% W/V का मतलब, W/V का मतलब क्या है, यहाँ पे W/V का मतलब क्या है, मतलब 10 ग्राम क्या है इसमें सॉल्यूट, ठीक है, और 90 ग्राम क्या है 90, इसमें 10 ग्राम क्या है सॉल्यूट एंड 100 ml क्या है सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखो 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 10 ग्राम जो सॉल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे। ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, गाना गाते हो क्या। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH व्हेन 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हो NaOH का मतलब क्या होता है, पहले तो यही बता दो कि सर हमें तो पता नहीं है, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने तो ऐसे ही 10th कर लिया, हमने तो ऐसे ही 12th 11th कर लिया, अब 12th में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है। ठीक है, फेल कर जाएंगे तो क्या होगा, घर वाले जूते से मारेंगे, वाइपर से मारेंगे मम्मी, तो इसीलिए थोड़ा सा बहुत पढ़ना पड़ेगा सर। तो आप ही बता दो सर NaOH का नाम क्या होता है, तो चलो मैं तो बता ही दूंगा,
और NaOH का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। इसको एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। तो NaOH को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी सॉल्यूशन में 10 कितना है? 10 ग्राम क्या है? NaOH है। 10 ग्राम क्या है? NaOH है। तो उसका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालो। तो एक बात बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि NaOH की बात करें तो कितना हो जाएगा? ये तो दे ही रखा है 10 ग्राम। कितना दे रखा है? 10 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो कितना हो जाएगा? 100 ml। कितना हो जाएगा? 100 ml हो जाएगा। तो कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज कितना हो जाएगा? 10 ही तो होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 10 और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100। 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा? 10%। कितना बचेगा? 10%। कि सर आप ये क्या करा रहे हो? क्वेश्चन में भी 10% है और आप भी लेकर आ रहे हो 10%। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई वॉल्यूम, ये इसलिए बताया जा रहा है, ये फॉर्मूले पे बेसिस पे आपको बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, मान लो यहाँ पे 20 ग्राम है, अगर सॉल्यूशन यानी कि अलग है, उसका वैल्यू कुछ अलग है, जैसे मान लो 250 ml है, 350 ml है, तब भी आपको इसी तरह से करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखना है, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखना है। ठीक है, हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, यही सॉल्यूशन है, मान लो NaOH है लेकिन ये दे रखा है 25 ग्राम। 25 ग्राम, ठीक है, और टोटल सॉल्यूशन दे रखा है हमारे पास 300 ग्राम, 300 ml। टोटल सॉल्यूशन जो है कितना दे रखा है? 300 ml, 300 ml, जिसमें NaOH कितना है यानी कि सॉल्यूट कितना है? 25 ग्राम है। बोलेगा कि इसका मास बाई वॉल्यूम परसेंट निकालो, तो क्या करेंगे? मास बाई वॉल्यूम परसेंट 25 ग्राम को ऊपर रखेंगे, 300 ml यानी कि सॉल्यूशन को नीचे रखेंगे, इनटू का 100 कर देंगे, 25/3। ठीक है, डिवाइड तो बहुत अच्छे से कर लेते हो, 8.33 लगभग समथिंग % आ जाएगा आंसर। आ रहा है ना समझ में? मास बाई वॉल्यूम परसेंट में क्या करेंगे? ऊपर रख देंगे मास किसका? सॉल्यूट का, नीचे रख देंगे वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। आ जाएगा, सिंपल है। मास बाई मास समझ में आ गया, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम समझ में आ गया, मास बाई वॉल्यूम भी समझ में आ गया तुम लोगों को। ठीक है, नहीं आया तो फिर भी बता देना कमेंट में, फिर बता देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट अब है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन पहले समझते हैं इसको। जैसे मान लो समंदर किसने किसने देखा है? ठीक है, ओशियन, सी, उसमें तो पता ही है पानी होता है, वाटर होता है, और वाटर में हमें पता है क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ppm का मतलब होता है, पहले तो इसके फुल फॉर्म की बात करें तो पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन यानी कि किसी सॉल्यूशन में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसके नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन भी है, व्हेन अ सॉल्यूट कैसे भाग गया? व्हेन अ सॉल्यूट, एक मिनट, ठीक है, व्हेन अ सॉल्यूट, इसमें बात कर रहे हैं, व्हेन अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज देन इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन ppm। ठीक है, अगर मान लो कोई सॉल्यूट जो है प्रेजेंट है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटे अमाउंट में, ठीक है, बहुत छोटे अमाउंट में, तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ppm में, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, होता क्या है? फॉर्मूले की अगर बात करें, फॉर्मूला क्या होता है ppm में? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। उस कंपोनेंट के कितने पार्ट्स हैं, उस कंपोनेंट के कितने पार्ट्स हैं उसको ऊपर रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, जिस पार्ट्स का हमें निकालना है उसके नंबर्स को ऊपर रखेंगे, उस पार्ट्स को क्या रखेंगे? जैसे मान लो H2 है, उसमें हमें निकालना ऑक्सीजन का,
तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स को ऊपर रखेंगे, और इस टोटल एटम हाइड्रोजन को भी इंक्लूड करके जो सॉल्यूशन का है, यानी कि सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स जो है उसको हम रखेंगे नीचे, इनटू का 10⁻6 करेंगे, ठीक है, 10⁻6, तभी आएगा क्या, ppm। फॉर्मूला समझ लो, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। ppm क्या हो गया, पार्ट्स पर मिलियन। होता क्या है कि व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन में स्मॉल बहुत ही छोटे अमाउंट में हो तो उसको एक्सप्रेस किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन में। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है उसके जो कितने पार्ट्स हैं उसको ऊपर रखेंगे, और टोटल कंपोनेंट का पार्ट्स हम नीचे रखेंगे, इनटू 100 कर देंगे, सॉरी 100 कर देंगे, 10⁻6 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ppm आ जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन आ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ppm का मतलब, ppm के एग्जाम्पल्स को समझते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन अ सी वाटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ppm, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, अगर बात करें पूरे समुद्र की, है ना, जितना पानी है उसमें अगर हम बात करें ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन की, बहुत ही इनविजिबल है, दिखाई देता है क्या ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए, यानी कि सी वाटर में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है ppm में, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में किया जाता है। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमॉस्फेयर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ppm, ठीक है। वाटर में कितनी इम्प्योरिटीज़ है, कितनी गंदगी भरी पड़ी है उसमें, एटमॉस्फेयर में एयर कितना पॉल्यूटेंट है, कितना गंदा हुआ पड़ा है, इसको एक्सप्रेस करेंगे किसमें, ppm में, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर एंड एनी अदर यूजेस, ठीक है। पानी में, वाटर में, यानी कि फ्लोराइड्स आयन जो प्रेजेंट होता है, क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट होता है, फ्लोराइड भी होता है, तो जो फ्लोराइड होता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है नॉर्मल डेली लाइफ में, और क्या क्या यूजेस हैं इसके, ठीक है। तो बात करते हैं इसी के बारे में, ठीक है। पहला, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोराइड आयन। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन को बोलते हैं एफ पे माइनस चार्ज होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका कोई बताएगा? बताओ। अरे बता दो। फ्लोरीन का होता है 9, कितना होता है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इस पर चार्ज होता है -1 चार्ज, फ्लोराइड आयन, ठीक है। तो बात करते हैं 1 ppm 1 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयंस कंसंट्रेशन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके, ठीक है। खून से दांतों से खून आने लगते हैं ना कभी कभी, जिसको टूथ डिके कहते हैं। अगर 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन अगर हमारे पानी में प्रेजेंट हो, 1 ppm फ्लोराइड आयन अगर हमारे वाटर में प्रेजेंट हो और उसका अगर हम यूज करेंगे तो हमारे दांतों में टूथ डिके नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हो? अगर 1 ppm वाले वाटर को, फ्लोराइड आयन वाले वाटर को यूज करेंगे तो क्या होगा? टूथ डिके नहीं होगा, उसको प्रिवेंट करेगा। दूसरा, 1.5 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर लीड्स टू मोटल टिथ, ठीक है। अगर 1.1 ppm का यूज करें तो क्या होगा? टूथ डिके को प्रिवेंट करेगा। 1.5 ppm को करेंगे यूज तो क्या होगा? मोटेड टिथ होगा। हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर बिकम पॉइजनस। अगर मान लो किसी वाटर में फ्लोराइड आयन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? पॉइजनस बन जाता है, ठीक है, जहरीला बन जाता है। तो मोस्टली कितना होना चाहिए हमारे पास फ्लोराइड आयन वाटर में? 1 होना चाहिए या 1.5 होना चाहिए, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड इज यूजफुल इन रैट पॉइजन, ठीक है। अगर सोडियम फ्लोराइड का यूज करें तो किस में यूज होता है? रैट पॉइजन, यानी कि चूहे को मारने में यूज होता है। अगर घर में चूहे ने परेशान कर रखा है, ठीक है, हो जाते हैं चूहे, है ना, चूहे ने परेशान कर रखा है, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसको मारने के लिए कौन सा यूज करेंगे? सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड,
ठीक है, फॉर रैट पॉइजन्स। नेक्स्ट, वाटर पॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड इन, अभी भी बताया था ppm में ही यूज होगा। किस में यूज होगा? ppm में यूज होगा। वाटर पॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड इन ppm। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोल कैसे निकालें, व्हाट इज मोल, ठीक है। मोल 11th क्लास में आपने पढ़ लिया था, कोई बात नहीं, फिर भी समझा देता हूँ मैं आपको। नॉर्मली अगर हम बात करें कि एटम्स जो हमारे बॉडी एटम्स जो होते हैं मैटर्स के अंदर, ठीक है, मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एटम से मिलकर मोलिक्यूल बनता है, मोलिक्यूल से मिलकर क्या बनता है? मैटर बनता है। तो हर एटम की बात करें, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब जैसे एग्जांपल है H2O है, H2O है, ठीक है, वाटर, ठीक है। अब इसमें जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना है? 2:1, 2:1, यानी कि इनके फ्रैक्शन की बात करें तो हाइड्रोजन कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1, 2:1, 2:1, ठीक है। फ्रैक्शन कितना है इनका? 2:1 का फ्रैक्शन है। तो वैसे ही किसी सब्सटेंस में, यानी कि किसी केमिकल कंपाउंड की बात कर लेते हैं, किसी सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, उसमें जो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है या फिर जो एक कंपाउंड है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स है जो प्रेजेंट है, उसमें जितने भी एटम्स जो प्रेजेंट है, उन सब का फ्रैक्शन क्या क्या है, ठीक है। वो सब कितने पार्ट्स में कंबाइन होके उस सब्सटेंस को या उस कंपाउंड को या उस मॉलिक्यूल को बनाया है, ठीक है, उसी को कैलकुलेट करेंगे हम मोल फ्रैक्शन में। मोल क्या होता है ये समझ लेने की। तो एक 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा एक एवोगाड्रो नंबर, एन को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है आपको पता है? मुझे उम्मीद है कि अच्छे से पता होगा आपको। 6.022 × 10⁻23 होते हैं, ठीक है। जैसे एक दर्जन में कितने केले आते हैं? अगर आप दुकान पे जा रहे हो किसी केले वाले भैया, ठीक है, ठेले वाले से केला खरीद रहे हो, तो कितना, क्या उसको बोलोगे 2 किलो दो? किलो में तो नहीं मिलता शायद, आपके यहाँ अगर मिलता हो तो दर्जन में मिलता है। और एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। तो जैसे एक डजन बनाया गया है किसके लिए? 12 नंबर्स के लिए। कुछ भी अगर हम 12 लेते हैं, मतलब काउंट करके 1 डजन, ठीक है, तो एक डजन का मतलब होता है 12 पीस, ठीक है। एक डजन का मतलब कितना होता है? 12 पीस। वैसे अगर हम बात करें एवोगाड्रो नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर में होते हैं इतने नंबर्स। इतने नंबर्स अगर कंबाइन हो, इतने मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइन हो, इतने मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें, इतने एटम्स की बात करें, तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? 1 मोल में, ठीक है। यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन की बात करें तो उसके कितने एटम्स होंगे? इतने। 1 मोल ऑक्सीजन की बात करें तो उसके कितने एटम्स होंगे? इतने। 1 मोल नाइट्रोजन की बात करें तो कितने होंगे उसमें? इतने, ठीक है। तो हो गया मोल, ठीक है। एक एवोगाड्रो नंबर यानी कि इतने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के मास को हम क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन बात करने वाले हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से समझना। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। द नंबर ऑफ, फिर से समझते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मान लो कोई सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट भी है, उसमें सॉल्वेंट भी है, तो अगर सॉल्यूट का मोल निकाले तो सॉल्यूट के मोल को रखेंगे ऊपर और नीचे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल को ऐड करके दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, जिस भी कंपोनेंट का हमें निकालना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है, ठीक है। इट इज अ बाइनरी मिक्सचर इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अगर मान लो कोई मिक्सचर है जिसमें ए और बी मिक्स है, तो मान लो उसमें ए का यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए जो है Na है और नंबर ऑफ मोल ऑफ बी क्या है? Nb है।
नंबर ऑफ मोल ए का क्या है, Na है, बी का क्या है, Nb है। एन को हम मोल बोलते हैं, मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दो एक सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी मिक्स होकर क्या बना है, ए बी, एक सॉल्यूट है और बी क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ए का मोल क्या है, Na है, बी का क्या है, Nb है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, अगर हमें निकालना किसका है, एक्स ए का निकालना है, एक्स को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। एक्स का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो अगर एक्स ए का मतलब होगा तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वैसे एक्स बी का मतलब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। एन ए का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, और एन बी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। ए के नंबर ऑफ मोल को Na बोलेंगे, बी के नंबर ऑफ मोल को क्या बोलेंगे, Nb बोलेंगे। एक्स को बोलेंगे मोल फ्रैक्शन, एक्स ए है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमें एक्स बी का निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Nb अपॉन का Na प्लस का Nb। जिस भी फ्रैक्शन को, जिस भी मोल फ्रैक्शन को निकालना है, बी का निकालना है तो ऊपर बी हो जाएगा, ए का निकालना है तो ऊपर ए हो जाएगा। नीचे दोनों के मोल को ऐड कर देंगे, ऊपर जिसका निकालना है मैं उसे रखेंगे, नीचे तो दोनों के यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के मोल को ऐड करके नीचे रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। आ रहा है समझ में। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सॉल्यूशन में जो उसके सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है उसके कंपोनेंट का जो फ्रैक्शन है, ठीक है, उसी को मोल फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ, अगर मान लो हमें नंबर एक्स, एक सॉल्यूशन है, ए है बी है, ए का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। अगर बी का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन का नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कर देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे हमारे पास फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वन नंबर ऑफ आई नंबर ऑफ क्या है, कंपोनेंट है, वी है x1 निकालते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा n1, और ये n1 n2 n3 n4 n4 करते करते कहाँ तक जाएगा, ni तक जाएगा। इसको अगर हम एक साथ लिखें यानी कि सम के फॉर्म में लिखें तो ऊपर तो n1 ही रहेगा। जिसका भी निकालना है जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंट का निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्वेंट का निकालना है, तो उसके मोल को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। और टोटल मोल को यानी कि चाहे जितने भी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, 1 2 3 4 जितने भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसको हम नीचे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा सिग्मा ni, मतलब सम ऑफ n जो कि n1 n2 n3 से लेकर ni तक गया हुआ है। ठीक है, तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इन ऑल द कंपोनेंट्स इज यूनिट। अगर हम सबको सम कर दे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें प्रेजेंट है, जितने भी मोल फ्रैक्शन हमने निकाला है, जैसे मान लो एज फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 रुपये हमारे पास, ठीक है, या 10 कोई क्या है हमारे पास, 10 क्या है हमारे पास, कोई भी सब्सटेंस है जिसको बांटना है 10 लोगों में। ठीक है, 10 हमारे पास मान लो 10 रुपये है और 10 रुपये को 10 लोगों में बांटना है, तो सबको कितना जाएगा, अगर सबको इक्वल दिया जाए तो 1 1 1 1 1, सबको 1 रुपये मिलेगा, और सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। वैसे ही मोल फ्रैक्शन में क्या है कि सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेट का हमने क्या निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। कितना, जैसे मान लो 1, एक जो है आधा है, दूसरा भी आधा है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 1। एक चौथाई है, वैसे ही 4 है, एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई, 1/4 1/4 1/4 1/4 कितना हो जाएगा 1। तो कभी भी किसी सॉल्यूशन में या किसी सब्सटेंस में जो हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, उन सब का मोल फ्रैक्शन, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, जितने भी कंपोनेंट है उसमें, उसका आपने अगर मोल फ्रैक्शन निकाला है तो उन सब का सम कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में सारे कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो यूनिटी होगा, 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं।
अगर मोल निकालने का फॉर्मूला बात करें, मोल कैसे निकालें, ठीक है, तो मोल को निकालने का फॉर्मूला होता है, मोल को एन से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, एन से डिनोट किया जाता है। कहाँ चला गया, हाँ, एन से निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल को डिनोट करते हैं एन से, जिसका फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, गिवन वेट अपॉन का मोलिकुलर वेट। जैसे एक एज फॉर एग्जांपल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ 36 ग्राम ऑफ H2। जैसे क्वेश्चन ये है कि अगर 36 ग्राम H2O है तो उसका मोल कितना होगा, ठीक है। तरीका सिखा देता हूँ कि मोल कैसे निकालते हैं, हालांकि 11th क्लास में आपने सीख लिया होगा, ठीक है, हालांकि उसकी भी अलग वीडियो आएगी मोल निकालने का, जो 11th क्लास की जो लेक्चर्स होंगे उसमें आएगी। फिलहाल बात करते हैं कि 36 ग्राम दे रखा है हमारे पास H2O और बोल रहे हैं मोल निकालो इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, H2O का हम मोलिकुलर वेट निकालेंगे। H2O का मोलिकुलर वेट निकालें तो हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 1 × का 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है, बताओ 16, और दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। किसी को अगर मोलिकुलर वेट निकालने नहीं आता तो आप कमेंट में बताएंगे, ताकि मैं इस पर एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मोलिकुलर वेट निकालना सिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे मोलिकुलर वेट निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का या किसी भी सब्सटेंस का, केमिकल सब्सटेंस का। तो अगर बात करें H2O का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। टोटल गिवन मास कितना दे रखा है, 36 ग्राम। फॉर्मूला हमारे पास है वेट गिवन अपॉन का ग्राम मोलिकुलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल अगर हम निकालें किसका, H2O का, तो क्या हो जाएगा, गिवन मास गिवन वेट अपॉन का मोलिकुलर वेट। गिवन वेट दे रखा है 36 और मोलिकुलर वेट है कितना है इसका, 18 ग्राम। ये क्या है, मोलिकुलर वेट है। दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 मोल आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 2 मोल आ गया किसका, वाटर का। तो इस तरह से हम मोल्स निकाल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का। क्या होना चाहिए, उसका मोलिकुलर वेट निकालने आना चाहिए हमें, और जो उसका गिवन मास होगा उसको ऊपर रखेंगे, उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला। अगर हम बात करें मोल परसेंट की, तो मोल परसेंट अगर जो बात करें, मोल परसेंट जो होता है मोल फ्रैक्शन इंटू 100 होता है। मोल परसेंट अगर निकालने के लिए बोलेगा और मोल फ्रैक्शन दिया होगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई, मोल फ्रैक्शन में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मोल परसेंट आ जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, जीना सिर्फ मेरे लिए। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 98% ऑफ H2SO4 बाई मास। हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका, H2SO4 का। किसका, H2SO4 का निकालना है, जिसमें 98% क्या दे रखा है, 98% तो H2SO4 ही दे रखा है। तो इसमें हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। 98% H2SO4 by weight means 100 ग्राम solution contains 98 ग्राम ऑफ H2SO4। 98% का मतलब ये है कि अगर मान लो हमने 100 ग्राम सोल्यूशन मान लिया है, मान लो कि कोई सोल्यूशन 100 ग्राम है, उसमें से 98 ग्राम क्या है, H2SO4 है, ठीक है। 98% क्या है, 98 ग्राम क्या है, H2SO4 है। बाकी जो बचा हुआ है क्या है, वाटर है, या कोई भी अदर सॉल्वेंट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर वेट ऑफ वाटर की बात करें, यहाँ पे यानी कि सॉल्वेंट की बात करें, तो 98 को किस में से माइनस कर देंगे, 100 में से, तो 2 ग्राम आ जाएगा। जो सॉल्यूशन है उसमें से सॉल्यूट को माइनस कर दिया हमने, तो बचा हुआ क्या है उसका, सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, मतलब वाटर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और H2SO4 कितना हो जाएगा, 98 ग्राम हो जाएगा। 98 ग्राम क्या है, H2SO4। अब हमें निकालना क्या है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालना है। अब बात करेंगे सर नंबर ऑफ मोल कैसे निकालें, तो ध्यान से देखना। H2SO4 जो है, H2SO4 का अगर हम सबसे पहले मोलिकुलर, कैसे बताया था, पहले तो मोलिकुलर वेट निकालना है। तो H2SO4 का मोलिकुलर वेट जो होता है वो होता है 1 × का 2। कैसे निकालेंगे, 1 × का 2। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 + 32 + 64। इन सबको ऐड कर देंगे, 98 ग्राम आ जाएगा। यानी कि H2SO4 का मास, यानी कि मोलिकुलर मास कितना आ गया हमारे पास, 98 ग्राम आ गया।
और हमें पता है नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला H2SO4 का अगर मोल निकाले यानी कि N1 निकाले हम, अगर हम N1 निकाले, N1 मान लिया हमने H2SO4 को N1 मान लिया, तो अगर इसका वेट देखें तो कितना दे रखा है, 98 ग्राम ही दे रखा है। कितना दे रखा है, 98 ग्राम ही दे रखा है। तो यहाँ पे हमने रख दिया 98, नीचे भी हो जाएगा 98 क्योंकि अभी भी हमने निकाला है 98 ग्राम होता है क्या, मोलिकुलर मास। दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यानी कि इसका जो नंबर ऑफ मोल है कितना है, 1 मोल है। किसका, H2SO4 का नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 मोल है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O निकाले अगर हम, तो हमारे पास गिवन वेट कितना है, 2 ग्राम। 98 ग्राम क्या हो गया, H2SO4, तो बचा क्या था, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम क्या हो गया, किसका, वाटर का। और गिवन यानी कि ग्राम मोलिकुलर वेट की अगर बात करें तो वाटर का कितना होता है, H2O। सर कैसे, अभी मैंने बताया भी था कि H2O की अगर बात करें तो हो जाएगा 1 × का 2 प्लस का 16, कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। 18 ग्राम क्या दे रखा है, वाटर दे रखा है, वाटर दे रखा है। इसका क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 यानी कि X1, तो हो जाएगा N1 प्लस का N2। N1 मने H2SO4, N2 मने मोल ऑफ वाटर। क्या बताया था, अगर X1 निकालना है, A निकालना है तो ऊपर भी आएगा, यहाँ पे 1 निकालना है तो ऊपर भी 1 आएगा। N1 प्लस H2 दोनों को ऐड कर देंगे, तो N1 हमारे पास कितना है, 1 मोल। फिर N1 कितना है, 1 मोल। N2 कितना है, 1/9। इसी को तो सॉल्व करना है, 1 प्लस 1/9, एलसीएम ले लेंगे, 1/9, 9 प्लस का 1, 9 चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 10, डिवाइड कर देंगे 9 आ जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें H2SO4 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0.9 होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे आपके पास, ठीक है, मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालने आगे आप लोगों को कैसे करना है, मोल निकालने आना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर N1 निकालना है, X1 निकालना है तो N1/N1 प्लस H2, सॉल्यूट को ऊपर रखेंगे और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को नीचे रख देंगे, उसके मोल निकाल के, है ना। मोल्स निकालने आना चाहिए, मोल्स के ही हिसाब से हम क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अब ये तो निकल गया हमारे पास H2SO4 यानी कि सॉल्यूट का। सॉल्वेंट का निकालते हैं। अगर सॉल्वेंट की बात करें यानी कि इसी में अगर हम बात करें सॉल्वेंट की, अगर इसी में निकालना हो हमें क्या, वाटर का, तो वहाँ पे इसको X2 मान लेंगे और ये हो जाएगा N1 प्लस का N2। N2 कितना निकाला था हमने, 1/9, ये हो जाएगा 1/9। N1 कितना था हमारे पास, 1 प्लस 1/9, ये हो जाएगा 1/9, एलसीएम ले लेंगे, 9 प्लस 1, 9 से 9 कट जाएगा, 1/10 यानी कि 0.1। ये मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, वाटर का। ठीक है, तो अगर 0.9 किसका आ गया हमें, H2SO4 का, तो 0.1 किसका हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा। इस तरह से मोल फ्रैक्शन हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 20% weight by weight, what would be the मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मान लो एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन गिवन है क्वेश्चन में, एक सॉल्यूशन है जो 20% जो है वेट बाय वेट उसमें लेवल रखा हुआ है 20%। 20% का मतलब क्या है कि जो उसमें सुक्रोज है यानी कि जो शुगर है वो 20 ग्राम है। ध्यान से देखना, मास ऑफ सुक्रोज की बात करें तो कितना है उसमें, 20 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सुक्रोज होता है 342 ग्राम। सर ये कैसे, तो C6H12 C12 H22 O11 सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। इसको अगर निकालें 12 × का 12 प्लस 1 × का 12 H22 प्लस का 16 × का 11, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 342 ग्राम आएगा इसका मोलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 342 ग्राम। तो ये तो मोलर मास आ गया, गिवन मास आ गया। अब मास ऑफ वाटर की बात करें तो उसमें से क्या हो जाएगा 100, तो अगर 20% क्या 20 ग्राम अगर क्या हो जाएगा शुगर हो जाएगा, तो बाकी बचा हुआ 80 ग्राम क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा।
और मोलर मास ऑफ वाटर की बात करें तो 18 होता है। कैसे? H2O 1 × 2 + 16। यानी कि अब यहाँ पे निकालना है मुझे क्या, इसका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है हमें तो N ऑफ सुक्रोज कितना हो जाएगा, 20 ग्राम, ये तो गिवन है। मोलर मास कितना है उसका, कितना है 342, कितना हो जाएगा 0.05। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो आता है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा हमारे पास। वैसे ही वाटर का निकाले, अगर वाटर का निकाले तो ऊपर दे रखा है 80, गिवन मास कितना है 80 और उसका मोलर मास कितना है 18। इसको डिवाइड करेंगे 4.15 आ जाएगा, 4.45 आ जाएगा और इसका आएगा 0.058। अब हमें पता है टोटल अगर निकालें n टोटल, यानी कि सुक्रोज का और वाटर का, मैंने बताया था नीचे टोटल को ऐड कर देते हैं, यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेट दोनों को ही ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे है सुक्रोज का कितना हमारे पास ये, और वाटर का कितना है ये, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा 4.5 आएगा। कितना आएगा 4.5 आएगा। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स ऑफ सुक्रोज यानी कि शुगर का, एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज अपॉन एन टोटल यानी कि सुक्रोज और वाटर दोनों का। तो एन ऑफ सुक्रोज कितना था 0.0585, नीचे 4.5 आया था, दोनों को डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा 0.013। वाटर का निकालेंगे एन ऑफ वाटर अपॉन एन टोटल, 4.45 कितना है वाटर है और 4.5 कितना है टोटल है, दोनों को डिवाइड कर देंगे इतना आ जाएगा। ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट, जो भी वहाँ पे वाटर दे रखा है या शुगर दे रखा है। ठीक है, समझ में आया सभी को आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में सभी को, मोल फ्रैक्शन आ गया समझ में सभी को, बताओ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, वैसे ही आपको क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन है कितना, इसमें कितना है 30% और कार्बन टेट्राक्लोराइड में निकालना है, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है सॉल्वेंट है और बेंजीन क्या है सॉल्यूट है। कितना दे रखा है बेंजीन 30 ग्राम, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें 100 ग्राम हो जाएगा। तो मास ऑफ CCl4 यानी कि अगर बेंजीन 30 ग्राम होगा, बेंजीन अगर 30 ग्राम होगा तो CCl4 कितना हो जाएगा 70 ग्राम। अगर 100 है, 100 में से अगर 30% क्या है बेंजीन है तो 70 कितना बचेगा CCl4 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। मोलिकुलर वेट बेंजीन का CCl4 का कितना हो जाएगा 154। कैसे हो जाएगा 154, तो CCl4 है हमारे पास, CCl4 C का कितना होता है 12 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 इंटू का 4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 154 ग्राम। वैसे ही अगर हम बेंजीन का निकालें, बेंजीन का होता है C6H6, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 78। बेंजीन C6H6 12 इंटू का 6 प्लस 1 इंटू का 6 72 प्लस का 6 78 ग्राम। क्या हो गया बेंजीन। अब हमें निकालना है इन दोनों का मोल निकालने आ गया था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो निकालते हैं इसका। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाले किसका, नंबर ऑफ मोल्स निकाले C6H6 का बेंजीन का, मास अपॉन का मोलर मास कितना दे रखा है रे बाबा 30 ग्राम, टोटल मास कितना दे रखा है 78, मोलिकुलर मास कितना निकाला था हमने 78, दोनों को डिवाइड कर देंगे 0.385। वैसे अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 निकाले, गिवन मास कितना है 70, मोलर मास कितना है 154, डिवाइड कर देंगे 0.454 आएगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4। नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन कितना है दिस है, और इसका कितना है इतना है, इसका कितना है इतना है, दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन की अगर बात करें तो 0.4583 आएगा। ठीक है, अगर इसी में हमें निकालना क्या हो किसका टेट्राक्लोराइड का, तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो आज आपको करा दिया गया मास परसेंट
वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, ppm और मोल फ्रैक्शन। आगे की वीडियो में बात करेंगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मोलारिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज़ से, चाहे वो IIT, जेई हो, नीट हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो। आज हमने कराया है मोल फ्रैक्शन तक। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आ गया ना समझ में भाई? बताओ। नहीं आया? नहीं आया? बताओ। आ गया? होपफुली आ गया होगा आप लोगों को समझ में। और अगर नहीं आया तो कमेंट में बताइए, ठीक है। सी यू सून, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।